हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और संडे मना रहे होंगे। बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बनवा रहा हूँ। कई कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि टॉपिक को कवर करके आप जरूर बनाएं। एक तो कि एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार नीट पीजी में क्या रहने वाले हैं जनरल एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के रिगार्डिंग करंट सिनेरियो को देखते हुए कि एक तो 9 महीने का टाइम ऑलरेडी डिले है एग्जामिनेशन, उसके ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन आ गया है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है। इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ एक टॉपिक पे हम और डिस्कशन करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके कि वो किस हिसाब से रूट आउट होगी, क्या वो ईडब्ल्यूएस इस बार अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा, या क्या चांसेस उसके बनते हुए नजर आएंगे। आज हम इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में हमारा एक पेड काउंसलिंग का लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग नीट पीजी में लेना चाहते हो, एमएस एमडी डीएनबी डिप्लोमा के रिलेटेड, गवर्नमेंट प्राइवेट स्टेट ऑल इंडिया डीम्ड, तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप पेड गाइडेंस के लिए अप्लाई करके पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग क्या होती है? बेसिकली एक असिस्टेंस होती है जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराती है, जिसमें हम आपको डे 1 से लेके डे लास्ट तक प्रॉपर असिस्ट करते हैं। कहाँ का फॉर्म भरना है, कौन सी स्टेट्स को अपेयर करना है, नहीं करना है, कहाँ हमारे चांसेस बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन सी ब्रांच किस कॉलेज की बेटर है, क्या बैकअप लेके चलना चाहिए, राउंड 1 में कोई सीट मिली तो राउंड 2 में हम कैसे जाएंगे, ऑल इंडिया में मिल गई फिर हम स्टेट में कैसे जाएंगे, इन सभी चीज़ों को हम लेके चलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें काउंसलिंग में लेके चलनी है कि जिससे गलती ना हो, ऐसा ना हो कि अच्छे रैंक आते हुए हमें कोई लोअर ग्रेड का कॉलेज मिल जाए और हमसे नीचे वाले को बड़ा कॉलेज मिल जाए। इन सभी चीज़ों का ध्यान एक काउंसलिंग टीम प्रॉपर रखती है, जो आपको प्रॉपर असेसमेंट देती है डे 1 से लेकर डे लास्ट तक। एक हेल्पिंग हैंड होता है जो कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज लाने में मदद करता है। नंबर आपके ज़रूर होते हैं, लेकिन काउंसलिंग मेथड भी इतना ईजी नहीं है जितना लोग इसको ईजी समझते हैं और इसको इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। ये हमेशा की बात है, तो थोड़ा सा इन बातों से बचने की कोशिश करें और प्रॉपर असिस्टेंस करें। एक बात और, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करेंगे, गूगल करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली फील करेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर ये हर बात का मैन्युटली ध्यान रख के चलेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक काउंसलर को लेने की ज़रूरत है। खासकर उन काउंसलर्स को लीजिए जो एक्सपीरियंस हैं, कई सालों से सीनियर को देखते आ रहे हैं, जिनके एज्यूम्पशन सही होते आए हैं, जिनका सक्सेस रेशो काफ़ी ठीक है। वेबसाइट पे हमारी डिटेल्स पड़ी हुई है, नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल पे कितनी प्रेजेंस उनकी अवेलेबल है, कितनी ज़्यादा ऑथेंटिसाइज्ड हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं, मीडिया कितना कवर करते हैं, सभी टॉपिक्स को कवर करके ही काउंसलर डिसाइड करें। बहुत सारे काउंसलर हैं, नए पुराने, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की असिस्टेंस लेंगे तो आपको फायदा मेरे अकॉर्डिंग जरूर होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, नीट पीजी का क्वालिफाइंग मार्क्स। बेसिकली मैंने बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू सुने, इवन बहुत सारी फैकल्टीज के भी रिव्यू सुने कि क्या रहना चाहिए। कुछ का कहना है कि 300 प्लस रहेगा, कुछ क्लेम कर रहे हैं कि टोटल का 30% आएगा, यानी टोटल 800 नंबर है तो उनका जो 30% जो यानी कि 800% का जो 800 मार्क्स का जो 30% होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए। इवन 240 245 होना चाहिए। बेसिकली परसेंटाइल कैलकुलेट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। परसेंटाइल का एक अलग फॉर्मूला होता है कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में ये देखा जाता है किस हिसाब से रैंक्स आई, उसके हिसाब से 50% कैंडिडेट को उसमें से जो रैंक आएगी, कितने बच्चे उस रैंक पे हैं, उसको टोटल से डिवाइड किया जाएगा, फिर इंटू 100 किया जाता है, तब जाके परसेंटाइल निकलती है। तो ये कहना कि कितने बच्चे किस रैंक के हिसाब से रहेंगे तो बहुत गलत है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ, पेपर का लेवल क्या है बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप रफली में बताऊं, अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और जिसमें से आप ये मान के चलें 70 में से अगर आपके 60 क्वेश्चन सही होते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी बन जानी चाहिए जनरल कैटेगरी में। मेरे अकॉर्डिंग 220 से लेके 230 बेसिकली 200 से लेके 230 के बीच कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी आनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। और अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी की तो इनकी जो कैटेगरी आनी चाहिए वो लगभग 185 से लेकर 205 के बीच एलिजिबिलिटी आनी चाहिए, सभी कंडीशंस रहते हुए।
अगर बहुत एज्यूम्शंस क्या लगाए जा रहे हैं कि पिछले का ट्रेंड देख लीजिए, इतने कैंडिडेट है, पेयर वही एलिजिबल, उससे नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है कि किस हिसाब से रैंक्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी ऊपर जा रही है। अगर मेरे से कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर 300 आने के चांसेस हैं क्योंकि 9 महीने पेपर डिले हो गया है, बच्चे बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर 300 पे एलिजिबिलिटी आई तो कट ऑफ कहाँ चली जाएगी? पेपर 800 का है, ना कि 1200 का पेपर नहीं है, 800 का पेपर है। 800 में 300 एलिजिबिलिटी बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी होती है। मेरा मानना है 220 230 इज ए सेफ स्कोर, आप एलिजिबल हो सकते हैं। मेरा एज्यूम्पशन है 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 2 मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अप जाएगा। और एक बात मैं और बताऊं, टाइम जरूर मिला, 9 महीने का टाइम मिला है, स्ट्रेचिंग पीरियड कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई का प्रेशर, हरासमेंट, मेंटली डिस्टर्बेंस, ओवरलोड, प्रेशर, ओवर प्रेशर, पैनिक, ये भी कॉम्बिनेशन साथ रहे हैं। एंजाइटी रेगुलर मेंटेन रही है। तो जो फ्लो शुरू में था, अगर पेपर अप्रैल में होता तो कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता। अब एग्जाम होगा तो कुछ और डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंजाइटी इतनी है। जो लोग दिन में 12-12, 14 घंटे पढ़ रहे थे, जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे पढ़ाई में, कहीं ना कहीं उनके कैपेसिटी में, उनके कंसंट्रेशन में लैक हुए हैं वो कहीं ना कहीं, जिसका असर पेपर में देखने को मिल सकता है। सो ये कहना कि एकदम अनबिलीवेबल कट ऑफ चला जाएगा, बहुत आई जाएगा, ये गलत है। बहुत सारे लोग ये एज्यूम्स कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कि 460 पे 30,000 रैंक होगी, 464 पे 32,000 रैंक होगी। मेरे हिसाब से इतना हाई नहीं जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है और आप अगर लो फीस में लेना चाहते हैं, एवरेज में अगर आप 110 क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तो मिल जाना चाहिए प्राइवेट कॉलेज। मैंने एक वीडियो देखी, इवन कुछ स्टेट्स की वीडियो थी वो, उनमें कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको लगभग 428, 430, 440 मार्क्स पे जाके हैवी फीसेस के कॉलेजेस मिलेंगे। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूज ना हो, टारगेट बना के चलें कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो हमें लगभग 130, 140 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं, 130, 140 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं। और अगर हमें डीएनबी लेनी है तो 120 तक हम रहें तो भी हम सेफ हैं, 120, 115 पे भी सेफ हैं। लोअर फीस प्राइवेट लेने हैं तो हम 105 to 110 मार्क्स अगर हम क्वेश्चंस करके आते हैं, जो कि सही हो, एकदम गलत नहीं, नेगेटिव में हटा के बता रहा हूँ, तो भी हम सेफ हैं। अगर इवन आपके 80, 90 भी अगर सही होते हैं तो भी बड़ी ब्रांचेस मिल सकती हैं। बहुत सारी ओपन स्टेट्स ऐसी हैं जहां आप अवेल कर सकते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया, उसको आप एक बार देख सकते हैं, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरी वीडियो सेक्शन में जाके वो पहली ही वीडियो, इस वीडियो से पहली वीडियो है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो बेसिकली हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखें, जबरदस्ती की चीजों को ना सुने। मैं भी जो कहता हूं, जो इंपॉर्टेंट लगता है वही सुने, बाकी ना सुने। एनालाइज करके चलना है, डाइवर्ट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक्चुअल में क्या है ना कि एक अलग सा रूमर बना है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई जाएगी, मॉडरेट रहेगी। पिछले साल से थोड़ी सी हाई जा सकती है, लेकिन ये कहना बहुत जाएगी, जी नहीं। 800 में से अगर आपको 60% पे प्राइवेट और 55% पे प्राइवेट बताया जा रहा है, इसका मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लेकिन मेरा मानना है 50% आउट ऑफ 100%, 45-48% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस लो फीस के आपको मिल सकते हैं। डीएनबी 53-54% पे डीएनबी भी कुछ कॉलेजेस, कुछ ब्रांचेस आपको मिलती हुई नजर जरूर आएंगी। यानी कि 50% से लेकर 65-70% के बीच अगर आप हैं तो आप डीएनबी तक एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट की फाइट अब फाइनल राउंड तक कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा भी कहीं ना कहीं पार्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो तैयारी आपको उस हिसाब से लेकर चलनी है। जो कैंडिडेट्स अभी जीटीज में 90 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, वो कोशिश करें उसको बढ़ा के 110 कर लें, 112 कर लें, 113, थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करें। बोलने से कुछ नहीं होता, मैं बहुत इजीली बोल रहा हूं, लेकिन जो कर रहे हैं मुझे पता है कि मेहनत रेगुलर कर रहे हैं, कोशिश उनकी रेगुलर जारी है, बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन इन चीजों को जितना कैलकुलेटिवली लेके चलेंगे उतना ही फायदा आपको कंप्लीट काउंसलिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि होता हुआ नजर आएगा और आना चाहिए। और अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, जो मेन टॉपिक रहा पिछले हफ्ते। ईडब्ल्यूएस हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में पीआईएल दायर हुई थी कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसमें ईडब्ल्यूएस को स्क्रैप कर दिया जाए और ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया
कि ईडब्ल्यूएस का जो डिसीजन है वो विदाउट सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हो सकता है, विद द प्रियर परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, इंडिया, बेसिकली मेन जो हेड सुप्रीम कोर्ट है। उसी के बीच एक एज्यूम्पशन निकलता हुआ ये आया कि ये जो ऑर्डर है सिर्फ तमिलनाडु के लिए रहेगा कि तमिलनाडु अपनी सीट्स में से 10% ईडब्ल्यूएस को ऑल इंडिया में नहीं देगा। लेकिन एमडीएस की काउंसलिंग चल रही है राउंड 1 की। एमडीएस की काउंसलिंग को मेडिकल काउंसिल कमेटी ने होल्ड पे डाल दिया है। उन्होंने ये कहा है ईडब्ल्यूएस की सीट्स पे तब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा और काउंसलिंग तब तक फर्दर नहीं की जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट के यहां जो केस चल रहा है वो फाइनल नहीं हो जाए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की परमिशन देगा कि 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। अब उसका डिसीजन कब आता है उसका वेट करने की बात है। तो जिन कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस के अप्लाई किया है वो अच्छी बात, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी फाइनलाइज बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन फिलहाल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद ही डिसाइड होगा कि वो रिजर्वेशन आपको मिलता हुआ नजर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इन सभी चीजों को बहुत माइन्यूटली ध्यान दें, माइन्यूटली समझ के चले, उसका तो तैयार रहें। अगर रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलता है तो यूआर कैटेगरी का जो नुकसान था 10% का जो घट गया था वो बढ़ जाएगा। लेकिन बेसिकली ईडब्ल्यूएस का रूल ये भी था अगर ईडब्ल्यूएस अप्लाई होता भी है तो जितने % अप्लाई होगा उतने ही % न्यू सीट्स भी ऐड होंगी। तो ये भी है कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि 10% एडिशनल सीट्स पे ही काउंसलिंग होनी थी। तो ना कोई खास फर्क पड़ेगा, ना कोई नजर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, इक्वलाइज रहेगा। लेकिन हाँ, जिन्हें बेनिफिट मिल सकता था वो इससे जरूर थोड़े से वंचित रह जाएंगे अगर ये अप्लाई नहीं हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की बिना परमिशन के एप्लीकेबल नहीं है। सेंटर इस पे रिजर्वेशन नहीं ले सकती है अपने बल पे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानने होगा, उसके बाद ही फर्दर काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी एमडीएस की। जब ये रूल एमडीएस के लिए अप्लाई हो रहा है तो सेम रूल एमएसएमडी के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों ही सेम लॉ, एक डेंटल के लिए एक मेडिकल साइंस के लिए है, तो रूल सेम है। काउंसलिंग कमेटी एक ही है तो रूल्स वो एक ही फॉलो करेंगी। बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, तो आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे 9675200801 9690796426। अदरवाइज हमारी पेड गाइडेंस भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो भर के भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप फर्दर गाइडेंस भी वहां से ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे आपको चीजें टाइम टाइम अपडेट होती रहे और आप रेगुलर हमारे टच में बने रहें। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।